आज क्रूड तेज है सबसे ज़्यादा और सबसे कमज़ोर है नेचुरल गैस। मेटल्स में तेज़ी है। सोने और चांदी पर दबाव दिख रहा है। चांदी पर उतना ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन सोने में आज मुनाफा वसूली है। लेकिन आगे क्या कुछ हो सकता है, आपके तमाम सवाल होंगे, तो सवालों के जवाब लेंगे। आपके पास भी इस तरह के कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। मेरे एसेट शेयर खान के अनुज चौधरी होंगे और मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और जो भी किसान भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश यही है कि अगर उनकी भी कोई शिकायतें हैं, उनकी भी कोई परेशानियां हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, तो वो हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमें 9136934065 पर अपनी खेती किसानी से जुड़ी परेशानियों को भेजें। वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर भेजें, मैसेज बनाकर, मैसेज लिखकर भी भेजें। जो भी दिक्कतें भेजें, अपना नाम, अपने जगह का नाम, गांव, तालुका का नाम भेजें। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाई जाए। एक मुहिम है जो हमारी कोशिश यही है कि किसानों की आवाज़ को लोग सुने, उनकी परेशानियों को सुने। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी परेशानियां हमें रेगुलर भेजें। हम लगातार कोशिश भी करते हैं कि उन परेशानियों को लोगों तक पहुंचाएं और दिखाएं, और कई किसान हमें भेजते भी हैं और आगे भी भेजते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दर्शकों के सवालों के साथ। कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल हमें भेजे हैं, एक एक करके उनके सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हैं, अरविंद जैन हैं। 15 अगस्त तक चांदी किस लेवल तक रहने की संभावना है? अनुज जी, क्या लेवल लग रहा है 15 अगस्त तक चांदी? जी और सभी दर्शकों भी मेरा नमस्ते। चांदी चल रही है 1,13,270 रुपए। ओवरऑल ट्रेंड हम देखेंगे कि ऊपर में है। ये 3 दिन से कंटिन्यूस तेजी में था। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, लेकिन वापस नीचे से इसमें बाइंग इमर्ज कर सकता है। लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर है। ऊपर में 1,15,700, 1,15,750 तक जा सकता है ऊपर में। तो 15 अगस्त तक 1,15,750 तक जाने की संभावना है। अभी का जो ट्रेंड है चांदी का, वो तेजी का दिख रहा है अनुज चौधरी जी को। परवीन है पुणे से, सोने में आज क्या करना चाहिए? सोने में आज की स्ट्रैटेजी क्या है मानव? जी बिल्कुल, नमस्ते विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल से सोने में अगर देखें तो बाइंग की तरफ ही रहना प्रेफरेबल होगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर के स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन नीचे भी बहुत ज्यादा हमने रेजिलेंस देखा है। तो 1,08,000 और 1,05,000 ये दो बाइंग लेवल बनते हैं जहां पे आप स्टैगर्ड वे में एंट्री ले सकते हैं और वहां से एक बार बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 1,02,000 का स्टॉप रहेगा। 1,01,000, 1,12,000 का ऊपर में टारगेट बनता है। वीर कंबोज हैं, क्रूड और गोल्ड में मौजूदा लेवल में खरीदारी कर सकते हैं क्या? अनुज चौधरी जी बताइए, इनको क्रूड में और गोल्ड में करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए क्या? गोल्ड के अंदर में बाइंग कर सकते हैं। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है, जो चल रहा है, जो टैरिफ इश्यूज चल रहे हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो ये देखते हुए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। नीचे में 1,08,000 के आसपास में तो बाइंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1,04,50 और ऊपर में 1,01,150 और 1,01,500 का लेवल्स है। क्रूड ऑयल के अंदर में ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा वीक ही है। शॉर्ट कवरिंग्स देखी गई है, लेकिन हमें लगता है कि ऊपर में टिकना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस है इसका 5,825, 5,830 ये लेवल्स पे सेलिंग करके चलना चाहिए। नीचे में 5,700 लेवल तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, तो गोल्ड खरीदने की सलाह है, क्रूड बेचने की सलाह है अनुज जी की। तो क्रूड की भी कॉल एक बार अनुज जी की दिखा दीजिएगा। उनको लगता है 5,700 तक आ सकता है, लेकिन गोल्ड की तेजी फिर से बढ़ेगी। नया रिकॉर्ड बनने की संभावना अनुज जी को फिर से लग रही है। अजय हैं अगले दर्शक, 1 लाख के भाव पर चांदी में बिकवाली की है। रेट आएगा या नहीं आएगा, कितना वक्त लगेगा? नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस इन्होंने नहीं लगाए थे, काफी नुकसान हो रहा है। मानव, आपको लगता है 1 लाख का भाव चांदी में आएगा क्या? कब तक आ सकता है अगर आपको उम्मीद है तो? जी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नीचे की सेलिंग है। अगर एवरेजिंग या हेजिंग नहीं की है तो मेरे ख्याल से एक बार ये जो
पोजीशन है इससे एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि बिल्कुल 1 लाख तक आने के लिए काफी हर्डल्स है। अगर आप नीचे में देखेंगे 1,08,000, 1,04,000 और 1,02,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। मुझे ऐसा लगता है अगर 1,08,000 भी ब्रेक होता है तो 1,04,000 के नीचे जाता हुआ चांदी अभी के लिए नहीं लग रहा है। तो अगर फॉल आती भी है तो भी 1 लाख तक की एक्सपेक्टेशन अभी एटलीस्ट आगे के कुछ हफ्तों में तो नहीं दिख रही है। तो मेरे ख्याल से या तो हेज ऐसा बिठाए, क्योंकि काफी समय से ये कॉल है, या तो फिर एक बार एग्जिट करके थोड़ा नीचे आए तो बाइंग टेरिटरी में मौका मिले तो बेट लेना चाहिए। तो चलिए, ये सलाह चांदी को लेकर। अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है, कुछ ट्रेंड में अगर बदलाव होते हैं तो डेफिनेटली आपको गाइड किया जाएगा, ये सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है। सोने में आगे तेजी बाकी है क्या? हालांकि सोने पर अनुज जी आपने कॉल दिया है, एक बार फिर से अमित जी के लिए बता दीजिए, और कितनी तेजी आपको लग रही है सोने में? जी, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि नियर टर्म के अंदर में ट्रेंड ऊपर में ही लग रहा है। नीचे में 1,08,000 के आसपास आए तो बाइंग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1,04,50 और ऊपर में 1,01,150 और 1,01,500 के लेवल्स देखे जा सकते हैं ऊपर में। अगले दर्शक हमारे साथ बादशाह हैं। कच्चे तेल में आज क्या करना चाहिए? मानव जी बता दीजिए, कच्चे तेल में बादशाह जी को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी लग रही है। अगर आप देखें मतलब देखिए बहुत रेंज बाउंड है ये कच्चा तेल। अगर आप देखें पहले 5,500 से 5,800 की एक रेंज थी, अब ये रेंज थोड़ी बदल के 5,800 से 6,000 की रेंज हो गई है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, जहां पे आप 5,770 पे बाइंग कर सकते हैं। 5,720 का स्टॉप होगा और 5,880 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। इसी का टारगेट के लिए आप खरीदना चाहिए। और क्रूड में ऑप्शंस की भी राय है मानव की, 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। 145 का लेवल दिखे तो 175 का टारगेट है, 125 का इसे यहां पर लगा लेना है। अगले दर्शक हम हैं हमारे साथ, कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करना चाहिए कॉपर में? जी, कॉपर में ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही है। हमने देखा है कि कुछ दिन से हायर टॉप हायर बॉटम सॉरी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। कल एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाया था। तो ओवरऑल ट्रेंड इसके अंदर में वीक ही है। 884 के आसपास इसमें सेलिंग करना चाहिए। ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा 888 के ऊपर में, नीचे टारगेट रहेगा 880 और 878। तो ये सलाह है कॉपर पर कृषि जी को। ऋषभ मेहता है, लगता है ऋषभ के भाई ऋषभ हैं। ऋषभ मेहता है, कॉपर में किस भाव पर खरीदारी करें? आप बताइए मानव, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको? जी, कॉपर में मेरे ख्याल से बिल्कुल कल बहुत अच्छा एक सेल ऑफ आया है, तो थोड़ा कॉशियस बिल्कुल रहे कॉपर में। मेरे ख्याल से नीचे अगर बाइंग के तरफ ही जाना है तो 875 878 का जो लेवल है वो एक पहली एंट्री हो सकती है कॉपर के लिए। वहां पे एक बार बाइंग एंट्री ले सकते हैं। नीचे में अब अगर लंबे टारगेट के बाद नीचे में जब तक 865 नहीं ब्रेक होता है तब तक एक ओवरऑल ट्रेंड बाई का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहे, क्योंकि कल का सेल ऑफ थोड़ा फियर्स था। तो मे बी डिप में 878 875 के आसपास आता है तो बाइंग एंट्री कर सकते हैं। ये सलाह है कॉपर को लेकर। चलिए, गौरव है पुणे से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए मानव? नेचुरल गैस में आपकी कॉल क्या है? नेचुरल गैस में अभी भी सेल ही लग रहा है। बहुत सारे फंडामेंटल्स आप देखें तो सप्लाई स्टोरेज अभी भी बढ़ा हुआ है। ऑफ सीजन हम विंटर सीजन कुछ महीने में शुरू करेंगे, तो हायर इन्वेंट्री पे शुरू करेंगे। फ्रीपोर्ट एलएनजी के टर्मिनल बंद हो गए थे, अब वापिस से 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सारी फंडामेंटल्स अभी भी सेल ही बता रहे हैं। तो 264 के आसपास सेल करने की सलाह होगी, 268 का स्टॉप और 257 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 257 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है। हर्ष हैं जयपुर से, इनका भी एनजी पर ही सवाल है। अनुज जी आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस पर? जी, ओवरऑल इसके में ट्रेंड नीचे ही है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है एंड सेल इसमें सेल ही करके चलना चाहिए। ऊपर में 263 264 के आसपास है तो सेल करके चलना चाहिए। 68 के ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में टारगेट 55 देखा जा सकता है। चलिए, अब अपने एक और सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक E20 फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर देश भर में काफी चर्चाएं हो रही है। क्या वाकई इस फ्यूल की वजह से गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर, माइलेज पर असर हो रहा है, मेंटेनेंस
बढ़ने वाला है, क्या कुछ चिंताएं हैं, इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट, एग्री इकोनॉमिस्ट और कई सारे एग्री कंपनियों के बोर्ड में भी है, एडवाइजर भी है, कंसल्टेंट भी है, हमारे साथ जीके सूद साहब हैं। काफ़ी वेटरन है, लंबा अनुभव है इनको। सर, E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही है, क्या लग रहा है वाकई इससे परफॉर्मेंस पे असर हो रहा है गाड़ियों का? आप इस अपने अनुभव शेयर कीजिए सर इस मुद्दे पर। विशा जी, मेरे विचार में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रोग्राम अच्छा है, इसको किसी तरह से हॉल्ट या स्लो डाउन नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो पेट्रोल में ऑक्सीजनेट डलते हैं नॉर्मली, वो बहुत टॉक्सिक है, कैंसरस भी है, और इथेनॉल भी ऑक्सीजनेट है और ऑक्टेन बढ़ाता है थोड़ी सी। तो ये तो रहा कि इसका औचित्य, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी चीज है। परंतु दूसरी तरफ यह है कि हमारे 2024 तक जो रजिस्टर्ड गाड़ियां, पैसेंजर कार्स थी, वो करीब 40 मिलियन से ऊपर थी अपने देश में। और दिल्ली एनसीआर में 15% लाइफ है गाड़ी की। तो इनमें से बहुत सी हैं जो 10, 12, 14 साल की लाइफ बची है, कोई है जो 2-4 साल की बची हो, और बाकी देश में तो बहुत स्टेट्स हैं जहाँ ये 15 साल का लागू नहीं है। तो लिटरेचर ये कहता है कि इथेनॉल से जो माइलेज मिलती है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में 70% है। तो अगर 20% डाला गया तो रफली 14% माइलेज कम होनी चाहिए। और ब्राजील में भी, जो सबसे अग्रणी है इथेनॉल में, वहां भी क्योंकि मोटरिस्ट को चॉइस है पेट्रोल पंप पर, इथेनॉल भरवा ले या पेट्रोल भरवा ले, जो पेट्रोल है वहां पर 27% वाला होता है। तो वो भी गिनता है 70% के हिसाब से कि अगर इथेनॉल 70% पेट्रोल से सस्ती है तो वो सारी वही ले लेगा, क्योंकि अगर आपके मेंटेनेंस भी बढ़ रहे हैं, आपको फ्यूल के लिए ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है, माइलेज भी अगर आपको कम मिल पा रहा है, तो ज़रूरत है कि इस कम से कम सस्ता तो मिले, लेकिन भाव तो वही है। ये भी एक कंसर्न है सर। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी होता है, क्योंकि कई गाड़ी वाले हैं, जो व्हीकल ओनर्स हैं, उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई। क्या हम पूरी तरह से इस कंप्लायंस को लागू करने के लिए हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है? कुछ और रिसर्च डेवलपमेंट की जरूरत थी, कुछ और टाइम देना चाहिए था, फिर वो सिस्टम जो ऑटोमेकर्स है वो भी पूरी तरह से तैयारी के साथ लॉन्च करते उस तरह की गाड़ियां। नहीं, मेरे विचार में प्रोग्राम सही है, चलता रहे। और E20 वाली जो गाड़ियां आ रही हैं या आनी है, उनमें ये गाड़ी की जो फ्यूल लाइन है या दूसरी चीजें हैं, उनमें डैमेज नहीं होगा। और उनको सिर्फ कम माइलेज वाला इशू रहेगा। और इसलिए अगर प्राइस इस तरह से एडजस्ट की जाए कि जितना ज्यादा मिश्रण हो उतनी प्राइस कम हो मिक्स्ड वाले गैसोलीन की। और पुरानी गाड़ियों के लिए सॉल्यूशन यह है कि अगर प्रबंध हो जाए कि उनको 10% वाला फ्यूल मिले, जिससे कि वो सिर्फ ऑक्सीजनेट को रिप्लेस करेगा। उन गाड़ियों में 10% तक कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि उन गाड़ियों का अगर आप 2022-23 की गाड़ियां देखें तो मारुति की भी जो बुकलेट साथ में आती थी, उसमें रिकमेंडेशन यही थी कि 10% से ज्यादा वाला यूज नहीं कीजिए। तो सही बात है, उनके लिए विकल्प हो जाए कि भाई 10% वाला मिल जाए, और जो नई गाड़ियां हैं वो 20 वाला भरवा लें, ज्यादा भरवा लें, 100 वाला E10 भरवा को लें। लेकर तो उतने सवाल नहीं उठ रहे थे, E20 के बाद से इस तरह के मसले ज्यादा आ रहे हैं। सर, हम एक तरफ से क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यहाँ पर स्वच्छ ईंधन हम दे रहे हैं, लेकिन इथेनॉल में जितना इथेनॉल बनाने में हम जितना पानी बर्बाद कर देते हैं, इस पर भी तो एक सवाल उठता है सर। नहीं, इसमें क्या है कि इथेनॉल कुछ भी बनाने के लिए पानी तो चाहिए। इथेनॉल में 10 लीटर पानी है 1 लीटर के लिए, पर उनको सब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लाइसेंस मिला है इस कंडीशन से। मैं समझता हूँ कि सबके पास ETP होंगे, जिससे कि पानी को पूरी तरह साफ करके डिस्चार्ज किया जाता है।
तो वो पानी आपने निकाला और वापस डाल दिया इरिगेशन में, तो वो पानी का लॉस नहीं है। और तो उस हिसाब से मेरे विचार में इसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पॉल्यूटिंग नहीं है, जो कई 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 लोग कह रहे हैं पॉल्यूटिंग है, तो उससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहा। ओके, ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर बनाना है तो उस फ्रंट पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, एक अहम मुद्दे पे चर्चा की, अपनी राय रखी, आपने